So, welcome to my class. I am Shivam Pandey, and in this video I am going to teach you crop production and management, first chapter of class 8th science. Students, as you know that the chapter name is crop production. क्रॉप मीन्स होता है फसल, प्रोडक्शन मतलब होता है उत्पादन, और मैनेजमेंट का मतलब होता है व्यवस्था, यानी कि फसलों का उत्पादन और उसकी व्यवस्था। इस चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं कि फसल का उत्पादन किया कैसे जाता है, वे कौन कौन से प्रोसेस हैं, तरीके हैं जो हमें क्रॉप के प्रोडक्शन के दौरान करने पड़ते हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि किसान जो होता है पहले खेत की जुताई करवाता है, फिर थोड़े दिन के बाद अगर अच्छे से खेत साफ नहीं होता तो दोबारा भी कराना पड़ता है, मिट्टी को लेवल कराता है, फिर उसमें बुआई कराता है, खाद देता है, सिंचाई करता है, समय समय पे फसल का ख्याल रखता है, खरपतवार की सफाई भी करता है, काफ़ी लंबे समय तक इंतज़ार करता है, उसके बाद जाके उसकी कटाई करता है, फिर थ्रेसिंग कराता है, तब जाके उसको फसल मिलती है। तो 4 महीने कम से कम किसान को काम करने पड़ते हैं, तब जाके फसल का उत्पादन होता है। तो इस चैप्टर में आज यही पढ़ने वाले हैं कि इस फसल के उत्पादन में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ शामिल हैं, कितना समय लग जाता है, और फिर अगर फसल का उत्पादन सब कुछ सही से हो भी गया तो उसे किस तरीके से रखना है, क्योंकि रखना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उत्पादन सही से तो कर लिया, लेकिन अगर मैनेजमेंट ठीक से नहीं किया, स्टोरेज अच्छे से नहीं किया, तो फिर कीड़े लग जाएंगे और सारी फसल ख़राब हो जाएगी। चलो स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन को। पहली एंड बूझो वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग द समर वेकेशन. Their uncle is a farmer. One day they saw some tools like खुरपी, sickle, shovel, plow, etc. in the field. पहली और बूझो हैं वे 2 बच्चे हैं। समर वेकेशन में मतलब गर्मी की छुट्टियों में, आप भी जाते हो कहीं ना कहीं, वे दोनों बच्चों गर्मी की छुट्टियों में जो थे वे अपने अंकल चाचा के घर गए। उनके चाचा जी गांव में एक किसान थे। एक दिन उन्होंने कुछ औजार देखा, जैसे उन्होंने खुरपी देखी, हंसिया देखा, सावल देखा तो छोटे साइज़ का फावड़ा, ठीक, प्लाव देखा, हल देखा, ये सब खेत में उन्होंने देखा। तो सोचने लगे कि ये सब का क्या काम होता होगा। अब बूझो अपने मन में सोचता है, आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज़ दिस टूल्स. मुझे पता करना है कि कहाँ और कैसे हम इन औजारों का इस्तेमाल करते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड. आपने सीखा है कि सभी जीवित प्राणियों को भोजन की आवश्यकता पड़ती है। क्यों पड़ती है भाई? जिंदा रहने के लिए। अगर हम भोजन नहीं खाएंगे तो हमें कोई एनर्जी नहीं मिलेगी, थका थका सा फील होगा। भोजन की वजह से ही हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है, भोजन की वजह से हमारी बॉडी में मेंटेनेंस होता है। अगर चोट लगती है, घाव बढ़ जाता है, तो वो फूड है, न्यूट्रिएंट्स हैं, उनकी वजह से सारी चीज़ें होती हैं। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स. पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था, मतलब आपने 6 में पढ़ा था, आपने 7th में भी पढ़ा, ठीक। पौधे अपना भोजन बनाते हैं, किस प्रोसेस से बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस के माध्यम से। प्लांट्स जो हैं, जो ग्रीन प्लांट्स हैं, उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है और उनमें एक प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस, जिसे फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स भी हम कहते हैं। कि फूड के द्वारा भोजन बनाने की जो पूरी प्रोसेस है ना, उसको हम क्या नाम देते हैं? फोटोसिंथेसिस। कह रहा है, कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर ओन फूड. क्या आपको याद है कि हरे पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? तो चलो भाई, नहीं याद है इसलिए तो मैंने बता दिया कि फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसकी मदद से पौधे अपना भोजन बना लेते हैं। पौधों में फूड मेकिंग जो प्रोसेस है उसी को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इसको डिटेल में आपने क्लास 7th में पढ़ रखा है। तो जिनको भूल रहा होगा, एक बार 7th की साइंस की बुक ओपन करो, उसे पलटो, या फिर आप मेरा 7th का वीडियो जाके देख सकते हो, चैप्टर 1 का न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। वहाँ पे मैंने अच्छे से फोटोसिंथेसिस को समझा रखा है। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम. कह रहे एनिमल्स, जिसमें मनुष्य भी शामिल है, वे अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते भाई?
ये सभी हेट्रोट्रॉप्स हैं, इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इसलिए अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकती हैं। तो सवाल है अपना भोजन पाते कहाँ से हैं? वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम? तो एनिमल्स अपना भोजन कहाँ से पाते हैं? एनिमल्स भोजन प्लांट से पाते हैं, प्लांट ही बनाता है सभी के लिए, सब प्लांट से ही लेके खा लेते हैं। बट लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड? अब सवाल है हमें भोजन खाना क्यों पड़ता है? भाई बॉडी की ग्रोथ के लिए, ज़िंदा रहने के लिए, जो सारे प्रोसेस बॉडी में हो रहे हैं, डाइजेशन, रिस्पिरेशन, ब्रीदिंग, ठीक, इन सब के लिए आप जो काम कर रहे हो, रीडिंग कर रहे हो, राइटिंग कर रहे हो, बोल रहे हो, देख रहे हो, चल रहे हो, इन सभी काम के लिए एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कहाँ से मिलेगा? फूड से मिलेगा। अभी देखो आपको एक दिन खाना नहीं दिया जाता तो लगता है कि आपको ऐसा फील होता है बॉडी में एनर्जी नहीं बची है, क्योंकि फूड जाता है, डाइजेस्ट होता है, फिर उसमें से एनर्जी प्रोड्यूस होती है और आपको मिलता नहीं, तो फिर उस दिन एनर्जी आपको कम कम फील होता है। बॉडी अपना काम करता रहता है, फैट को तोड़ के आपकी बॉडी में जो एक्स्ट्रा फैट्स हैं उन्हें तोड़ के आपकी बॉडी के प्रोसेस चलते रहते हैं, लेकिन फिर भी आप कमज़ोर फील करते हो। यू ऑलरेडी नो दैट एनर्जी फ्रॉम द फूड इज यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिजम्स फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शन सच एज डाइजेशन, रिस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। अब बुक में लिखा है कि भाई आपको पहले से पता है कि भोजन से जो एनर्जी मिलती है उसका इस्तेमाल शरीर में अलग अलग काम को करने के लिए किया जाता है, जैसे कि डाइजेशन के लिए, रिस्पिरेशन के लिए, एक्सक्रीशन के लिए और भी बहुत सारे काम। रीडिंग राइटिंग में बता तो रहा हूँ। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स आर एनिमल्स बोथ। हम अपना भोजन पौधों से भी पाते हैं और एनिमल से भी पाते हैं, हमें दोनों से ही भोजन मिल जाता है, क्योंकि हम सभी क्या हैं? हेट्रोट्रॉप्स हैं। क्या हैं? हेट्रोट्रॉप्स। अपना भोजन स्वयं बना नहीं सकते, भोजन के लिए दूसरों पे ही निर्भर है। या तो हम प्लांट्स को खाएंगे या तो उन एनिमल्स को खाएंगे जो प्लांट्स को खा रहे हैं। कहीं ना कहीं से भोजन तो लेना है। लो भाई, अब बुझो के मन में क्वेश्चन आता है, सिंस वी ऑल नीड फूड, कह ये तो पता है कि हम सभी को भोजन चाहिए, उसकी आवश्यकता है। हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री? लेकिन हमारे देश की जनसंख्या तो बहुत ज़्यादा है, 140 करोड़ है, तो इतने सारे लोगों को भोजन दिया कैसे जाएगा? तो भाई इसके लिए भोजन का ढेर सारा उत्पादन करना पड़ेगा। तो उसकी बहन पहली कहती है कि फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल। भोजन का उत्पादन बड़े स्तर पे करना होगा, बहुत ढेर सारा करना होगा, तब जाके 140 करोड़ के लिए भोजन हो पाएगा। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, या बहुत बड़ी जनसंख्या के लिए भोजन पैदा करने के लिए रेगुलर प्रोडक्शन, लगातार उत्पादन, प्रॉपर मैनेजमेंट, उचित उसका व्यवस्था एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नेसेसरी, और समय समय पर उसका वितरण भी ज़रूरी है, तभी जाके हम इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए भोजन की व्यवस्था कर पाएंगे। पहला तो भाई उत्पादन करना पड़ेगा, फिर रखना भी पड़ेगा सुरक्षित, और फिर समय समय पर उन तक पहुंचाना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस मतलब खेती में होने वाले कौन कौन से काम हैं उसकी बात होने वाली है। अब यहाँ जो येलो कलर की ब्रैकेट में है इसको देखते हैं पहले। टिल 10,000 BC, 10,000 ईसा पूर्व तक, बिफोर क्राइस्ट, 10,000 ईसा पूर्व तक, पीपल वेयर नोमैडिक, लोग क्या थे? नोमैडिक थे, यहाँ वहाँ घूमते थे, घुमंतु थे, यहीं कहो आज मानव थे, ठीक है। उन्हें भोजन पैदा करना मतलब खेती बाड़ी करना ये सब नहीं आता था, ठीक है। वे आराम से जंगलों में जानवरों का शिकार कर लेते थे, जो भी प्लांट्स में अपने से फल लग जाते थे, अनाज मिल जाते थे, उसको वे खा लिया करते थे और गुफाओं में रहा करते थे। आपने पढ़ा होगा आज मानव के बारे में, सुना होगा। ये ऐसे ही थे। देयर वॉन्डरिंग इन ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। वे समूह में अपना 25-50, 100-200 का समूह हुआ करता था, उनका एक अपना लीडर हुआ करता था। आज भी जंगलों में आदिवासी समुदाय ऐसे हैं, तो ये समूह में एक स्थान से दूसरे स्थान पे घूमते थे भोजन और आश्रय के लिए। कहीं भी जहाँ पे रहते थे वहाँ का भोजन ख़त्म हो गया तो कहीं और चल दिए, फिर वहाँ ख़त्म हुआ तो कहीं और चल दिए। इस तरीके से उनकी ज़िंदगी चलती थी। दे एट रॉ फूड एंड वेजिटेबल्स, कच्चे फल और सब्जियाँ खा लिया करते थे। एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड, समय के साथ जानवरों का शिकार भी करने लगे, वहाँ से भोजन मिलने लग गया। लेकिन उनको भी ये लाइफ पसंद नहीं थी, उससे खुश नहीं थे वे। लेटर दे कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस, वीट एंड अदर फूड क्रॉप्स।
बाद में उन्होंने ज़मीन पे खेती करना, चावल, गेहूँ और दूसरे भोजन की जो फसलें हैं उनको उगाना शुरू किया। यहीं से कृषि का जन्म हुआ। भाई हुआ यूँ कि जो ये क्रॉप्स हैं इनके प्लांट्स तो नेचुरली थे, वे इनके बीजों को लेके खाते थे, फिर देखते कि बीज गिरता है और फिर अगले साल ये पौधे उगाते हैं। उनके दिमाग में यहाँ से एक आइडिया आया कि क्यों ना अगर इसको हम खुद से लगाएं तो भी ये उगेगा। उन्होंने ट्राई किया, थोड़े स्तर पर ट्राई किया, ऐसा चीज़ हो गया, सही दिखा, तो उन्होंने इसको फिर बड़े स्तर पर करना धीरे धीरे शुरू कर दिया। When plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. जब एक प्रकार के ही पौधे किसी स्थान पर बहुत बड़ी संख्या में लगाए जाते हैं तो उसे हम फसल कहते हैं। मतलब भाई आपने आम का एक पेड़ लगा रखा है घर में ना, उसको हम क्रॉप नहीं बोलेंगे, उसे मैंगो ट्री बोलेंगे। लेकिन 100, 200, 400 मैंगो ट्रीज़ आप लगवा दो, ढेर सारा मैंगो का ही प्रोडक्शन होने लग जाए तो मैंगो क्रॉप आप बोल सकते हो। आपने गेहूं का एक पौधा लगाया है, इसे क्रॉप नहीं बोलेंगे, लेकिन जब इसके हज़ारों पौधे लगे रहेंगे तो क्या बोलेंगे? क्रॉप बोलेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? आई होगी तो थंब दे देना। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ व्हीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन अ फील्ड आर दैट ऑफ व्हीट। अगर गेहूँ की फसल की बात कर रहे हैं तो सारे पौधे क्या होंगे? वहाँ पे गेहूँ के ही होंगे। ठीक, पैडी की फसल की बात कर रहे हैं कि पैडी लगा हुआ है तो सारे पैडी ही प्लांट्स होंगे। ठीक, हम बोल रहे हैं कि मेज क्रॉप है तो सारे मेज के ही प्लांट्स होंगे, बहुत बड़ी संख्या में होंगे, 1, 2, 4, 10 नहीं, इतना कि आप उसे काउंट करने नहीं जाओगे, उसे हम क्रॉप बोलेंगे। अगर समझ में आए तो लाइक ज़रूर करना वीडियो को। यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। क्या आपको पहले से पता है कि फसल कई प्रकार की होती है? फसल अनाज की होती है, फसल सब्जियों की होती है, फसल फलों की भी होती है। दीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन इन विच दे ग्रो। अगर इनका हमें एक ग्रुप बनाना हो कि किसको हम किस ग्रुप में डालते हैं तो हम उनका ग्रुपिंग करते हैं इस बेसिस पे कि किस सीज़न में किसको उगाया जाता है। वे जिस जैसे सीज़न में उगाए जाते हैं उस बेसिस पे उनकी ग्रुपिंग कर दी जाती है, समूह बना के रख दिया जाता है। तो अब बारी है ग्रुपिंग करने की। आप सब जानते हो कि हमारे यहाँ गेहूँ, ठीक है, व्हीट, राइस, मेज, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लिनसीड, शुगर केन और ब्लैक ग्राम, ठीक है, ये सारे फसलें उगाई जाती हैं हमारे कंट्री में। मूंग, उड़द। तो भाई किसको किस कैटेगरी में रखा जाएगा, कौन सा क्रॉप किस तरह का है, एक नाम तो देना पड़ेगा ना। इसकी अब हम बात करने वाले हैं। आगे कह रहे हैं इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। इंडिया एक बहुत बड़ा सा देश है। द क्लाइमेटिक कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, कह रहे हैं यहाँ की जो जलवायु संबंधी परिस्थितियाँ हैं, जैसे कि तापमान हो गया, आर्द्रता हो गया, ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि एयर में वाटर का कितना परसेंटेज प्रेजेंट है, एयर में कितना वाटर प्रेजेंट है, एंड रेनफॉल और वर्षा कितनी होती है, वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। यहाँ पे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल वेरी करता है, बदलता है। जैसे कि आप नॉर्थ में चले जाओ, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, वहाँ पे आपको टेम्परेचर कम मिलेगा, ठंड बहुत ज़्यादा होगी। ठीक, असम, मेघालय, चेरापूंजी चले जाओ, वहाँ पे आपको रेनफॉल बहुत ज़्यादा मिलेगी। अब राजस्थान चले जाओ, वहाँ पे आपको रेनफॉल बहुत कम मिलेगी, टेम्परेचर ज़्यादा मिलेगा, ह्यूमिडिटी भी कम हो जाएगी उसकी वजह से। आप इंडिया का जो सेंट्रल रीजन है, यानी कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, इन रीजन्स पे आपको सारी चीज़ें मॉडरेट लेवल की दिखेंगी, मतलब ठंडी भी, गर्मी भी, बारिश भी, सब लगभग एक जैसी ही दिखेंगी। साउथ के रीजन में जाओगे तो आपको वहाँ पे ठंड कम दिखेगी। तो इस तरीके से इंडिया की एक कंट्री है, ठीक है, इस कंट्री के अंदर ही आपको अलग अलग रीजन में अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन दिखाई देगी। तो कह रहा है कि उसके हिसाब से हमको आपको ग्रुपिंग करनी है क्रॉप्स की। अकॉर्डिंगली देयर इज ए रिच, अगर हम ढंग से देखें तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है फसलों की, जिसको हम देश के अलग अलग हिस्सों में उगाते हैं। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी, इस विभिन्नता के अतिरिक्त, इसके बावजूद भी, टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड। दो मुख्य फसल के उत्पादन के पैटर्न के बारे में हम जान सकते हैं। ए हैं खरीफ क्रॉप, द क्रॉप्स
विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। बारिश के मौसम में जिन फसलों को उगाया जाता है उन्हें हम खरीफ क्रॉप कहते हैं। तो बारिश का मौसम कब से स्टार्ट हो जाता है? तो भाई पहले तो जून से ही होता था, अभी आजकल पिछले 2-4 सालों में पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो अब जुलाई आ जाती है बारिश होती होती। शुरुआत तो हो जाती है जून से, तो हम जून से ही बोलेंगे। तो भाई इंडिया में जो रेनी सीजन होता है जून से लेके क्या होता है, सितंबर अक्टूबर। तो जून से लेके सितंबर अक्टूबर की टाइमिंग में जो भी फसलें उगाई जाती हैं, मतलब जून जुलाई तक उनकी बुआई हो गई और सितंबर अक्टूबर तक वे उनका हार्वेस्टिंग हो गया, वे तैयार हो गई तो काट लिया गया। इन सभी फसलों को हम खरीफ क्रॉप कहते हैं। एग्जाम्पल है आपका जो इंडिया में सबसे ज़्यादा फेमस है, पैडी है, मेज है, सोयाबीन है, ग्राउंड नट है और कॉटन है। ये सारी जो फसलें हैं ये खरीफ क्रॉप्स हैं। आराम से याद कर लो, जून टू सितंबर जितनी भी फसलें उगाई जाती हैं खरीफ क्रॉप होती हैं। पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंड नट एंड कॉटन, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। ताकि आपसे खरीफ क्रॉप पूछा जाए तो आप बड़े आराम से बिना टेंशन बता दो, सीधे बारिश के मौसम में जो उगती हैं खरीफ क्रॉप से उगती हैं, जितनी भी उगती हैं सब। जो आपको नाम याद है वो भी, जो नहीं जानते वो भी तो खरीफ ही हैं। अब चलते हैं आगे। अब आता है रबी क्रॉप्स, द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन। भाई 2 ही मौसम में तो फसल उगाई जाती है। गर्मी में पानी की बड़ी कमी होती है, तो हम उस टाइम खेती भी बड़ा अच्छे से नहीं होती, सब्जी वब्जी का उत्पादन लोग करते हैं, अदरवाइज फसल का उत्पादन स्पेशली नहीं किया जाता। तो भाई विंटर सीजन में जिन फसलों का उत्पादन होता है उन्हें हम रबी क्रॉप कहते हैं। बड़े अच्छे नाम है नहीं, खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप। अब विंटर सीजन के क्रॉप्स का नाम सब लोग जानते हो, आपने गेहूँ देखा है, सरसों देखा है, चना देखा है, मटर देखा है, ठीक, अलसी देखा है। सारी के सारे क्रॉप्स कब उगते हैं? विंटर सीजन में ही उगाए जाते हैं। तो सभी क्या हो गए, रबी क्रॉप्स हो गए हैं। ठीक, अगर मंथली बात करें तो सितंबर तक हम बात किए हैं बारिश की, अक्टूबर से बारिश ख़त्म होती है, ठंड स्टार्ट होती है और फरवरी मार्च तक ठंड रहती है। तो इस टाइम तक जितनी भी फसलें उगाई जा रही हैं इस टाइमिंग के दौरान, इस पीरियड में, वे सभी क्या हैं, रबी क्रॉप्स ही हैं। बिसाइड्स दीज पल्सेस एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट इन मेनी प्लेसेस। करा इसके अतिरिक्त जो दालें हैं, जो सब्जियां हैं, वे गर्मी में भी बहुत सारी जगहों पे उगाई जाती हैं। हमारे यहाँ देखो सब्जी खूब उगाई जाती है। वी बिलोंग टू उत्तर प्रदेश। क्योंकि ये तो पूरे साल आवश्यकता होती है ना सब्जियों की, तो अलग अलग मंथ के हिसाब से आजकल सीड्स आने लग गए हैं कि भाई आप 3 महीने, अगले 3 महीने, उस हिसाब से किसान सीड्स खरीदता है, उसकी बुआई करता है और पूरे साल वेजिटेबल का प्रोडक्शन होता ही रहता है। अब है बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। फसल का उत्पादन करने के लिए कौन कौन सी बेसिक चीज़ें हैं, कौन बेसिक आदतें हैं जो किसान करता है ताकि उत्पादन हो। अब क्वेश्चन है, वाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन। पैडी को विंटर सीजन में क्यों नहीं बो सकते भाई? तो पैडी एक ऐसी फसल है जिसको ढेर सारा टेम्परेचर चाहिए और ढेर सारा वाटर चाहिए। दोनों ही चीज़ें बारिश के मौसम में मिल पाती हैं, टेम्परेचर प्लस वाटर। अब विंटर सीजन की बात करेंगे, टेम्परेचर कम होगा, साथ में बारिश कम होती है और पैडी को ढेर सारा वाटर चाहिए, इसलिए आप उसको विंटर सीजन में नहीं ग्रो करा सकते हो। लो भाई, बूझो ने पूछा था, पहले ने उत्तर दे दिया। पैडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर, देयरफॉर इट इज़ ग्रोन ओनली इन द रेनी सीजन। पैडी को ढेर सारा पानी चाहिए, इसलिए इसको हम रेनी सीजन में उगाते हैं। एकदम सही बात है। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। करा खेती की बात करते हैं कि फसल की खेती कैसे होती है, तो इसमें बहुत सारी क्रियाकलाप हैं जिसको एक किसान के द्वारा किया जाता है एक लंबे समय के अंतराल में। कोई भी काम, ये जो भी काम है एक दिन में नहीं किए जाते, स्टेप बाय स्टेप एक पीरियड में किए जाते हैं। You may find that these activities are similar to those carried out by a gardener or even by you when you grow ornamental plants in your house। आप अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि सारे काम बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे एक बगीचे में एक माली करता है, या अगर घर पे आप डेकोरेटिव प्लांट्स, ठीक है, सजावटी पौधों को लगाते हो, तो आप खुद भी ऐसे काम करते हो। आप खुद भी इक्विपमेंट्स रखते हो, जैसे खुरपी आपको भी रखना पड़ता है, सावल आपको भी रखना पड़ता है ताकि आप मिट्टी की गुड़ाई निराई कर सको। These activities are tasks are referred to as agricultural practices। ये सारे जो काम हैं इनको हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का नाम देते हैं। Which are listed below, जो कि नीचे लिखा गया है। तो फर्स्ट पॉइंट है प्रिपरेशन ऑफ सॉयल, मिट्टी को तैयार करना। भाई मिट्टी को तैयार इसलिए करना पड़ेगा
कि अगर खेत पूरा सूखा हुआ है, मिट्टी एकदम कठोर है, तो उसमें आप ऐसे बीज डाल दोगे तो बीज उग नहीं जाएगा। पहले आपको मिट्टी की जुताई करवानी पड़ेगी, खेत की जुताई करनी पड़ेगी, जो मिट्टी है वो एकदम मुलायम हो, क्योंकि जब सॉफ्ट मिट्टी रहेगी तब आराम से सीड्स क्या करेंगे, जर्मिनेट कर पाएंगे। अब मिट्टी को आपने मुलायम करा दिया, जुताई करवा दिया, लेवलिंग करा दिया, तो अगली बारी है सोविंग की। अब आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कौन सी बीज बोना है। तो भाई हमेशा आप चाहोगे कि अच्छी क्वालिटी का बीज बो, बढ़िया से बढ़िया, क्योंकि जितना अच्छा बीज होगा उतना अच्छा फसल का उत्पादन होगा। आप ख़राब बीज तो बिल्कुल नहीं बोओगे। तो भाई बीज बोने से पहले चेक करो कि बीज ख़राब तो नहीं है, कीड़े मकोड़े तो नहीं लगे हैं। अच्छी क्वालिटी का बीज अगर घर पे है तो ठीक है, नहीं मार्केट से ख़रीद के लाओ, फिर बुआई करो। अब बुआई तो हो गई, लेकिन भाई अब उसको फर्टिलाइज़र भी चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो अगला काम क्या करेंगे, मेन्योर और फर्टिलाइज़र ले जाके खेत में मिला देंगे। जैसे ही उग जाएगा, सीड्स जर्मिनेट कर जाएंगे, वैसे ही खाद की छिड़काव कर दी जाएगी। फिर अगली बारी है, अब खाद दे दिया तो इरिगेशन करो, क्योंकि बिना इरिगेशन के तो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वे प्लांट्स के अंदर पहुंच नहीं पाएंगे। जब आप इरिगेशन करोगे तो फर्टिलाइज़र उसमें डिजॉल्व होगा और फिर रूट्स के माध्यम से प्लांट को मिल जाएगा। अगला है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। अब जब आपने सिंचाई भी कर दी, खाद भी दे दी, तो अब जो आपका क्रॉप है वो तो ग्रो करेगा ही, लेकिन खेत में और जो बेकार के पौधे हैं, जो आपकी फसल नहीं है, वे भी ग्रो करेंगे। आप उनको रोक नहीं सकते, तो उनसे भी सुरक्षा करनी पड़ेगी। या तो केमिकल्स का छिड़काव करके करोगे, या फिर जाके हाथ से ही पिकअप कर लोगे। अगला पॉइंट है हार्वेस्टिंग। अब जब आपने वीड से बचा लिया तो फसल तैयार हो जाएगी अगले कुछ महीनों में। तब है कटाई। खेत को सही समय पे काटना भी पड़ेगा। अगर आप जल्दी काटोगे तो भी फसल अच्छी नहीं होगी, अगर देरी कर दोगे काटने में तो भी नुकसान होगा। हार्वेस्टिंग के बाद लास्ट पॉइंट होता है स्टोरेज। आपने फसल काट ली, थ्रेसिंग कर ली, फसल आपके घर पे आ गई, तो उसको सुरक्षित रखना पड़ेगा। पूरे 1 साल तो आप उसी को खाने वाले हो। तो आखिरी पॉइंट है स्टोरेज। इतने सारे काम आपको करने होते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के रूप में। प्रिपरेशन ऑफ सॉयल, सोविंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, इरिगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज। ये सातों पॉइंट्स आपको अच्छे से याद करना है एक ऑर्डर में। पहले क्या करोगे, प्रिपरेशन ऑफ सॉयल करोगे, मिट्टी तैयार करोगे, फिर सोइंग करोगे, बुआई करोगे, फिर खाद मिलाओगे, फिर सिंचाई करोगे, फिर खरपतवार से बचाव करोगे, यानी कि केमिकल्स डाल के या फिर हाथों से निकाल के उनको खेतों से, फिर हार्वेस्टिंग करोगे, फसल तैयार होगी, कटाई कर दोगे, और आखिर में स्टोरेज करके फसल को अपने घर में सुरक्षित रख दोगे। इतने सारे काम करने होते हैं खेती करने के लिए। आपको इस चैप्टर में इन्हीं का डिटेल पढ़ना है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। मैं लाइन बाय लाइन पूरा कंप्लीट कराऊंगा। तो फिलहाल बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय बच्चों।